तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं और बेहतरीन हैं, है ना? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है वन शॉट वीडियो आया था जिसमें पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर डिस्कस कर चुके थे हम लोग। फिर भी उसका एक टॉपिक बचा हुआ था 8। तो आज तो है हमारा, आज दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए थे, पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे कि जो भी पार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का छूटा हुआ है पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए आइए आइए, वेलकम है आपका। हाँ, देखिए ये टॉपिक हमारा छूटा हुआ था इनफर्टिलिटी, है ना? देखिए इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी का अगर हम लोग बात करेंगे कि सर इनफर्टिलिटी क्या होता है, अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इनफर्टिलिटी को एकदम शॉर्ट टर्म में बोल देंगे अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अनएबल टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का एक और डेफिनेशन है, इनफर्टिलिटी इज अ फेल्योर टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनफर्टिलिटी। या इनफर्टिलिटी को ही हिंदी में अगर हम लोग बोले, इनफर्टिलिटी को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं बांझपन, है ना? इनफर्टिलिटी को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? बांझ बांझपन, है ना? हिंदी में इसको इनफर्टिलिटी को क्या बोला जाता है? बांझपन। कि कई सालों तक जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इसका रीजन कई हो सकता है। अगर हम लोग इसका रीजन देखें, इसका रीजन तो रीजन हो सकता है फिजिकल, है ना? कोई ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है तो फिजिकल रीजन हो सकता है, फिजिकली वीक है। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कि बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका फंक्शन जो है सही नहीं है तो फिजियोलॉजिकल हो गया। तीसरा इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी कमजोर है। और चौथा हो सकता है किसी तरीके का डिजीज या किसी तरीके का डिफिशियंसी। ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है विटामिन ई के कमी से भी इनफर्टिलिटी होता है। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो अगर कोई इनफर्टाइल कपल है तो हम लोग देखते हैं अपने आसपास सोसाइटी में, गांव में, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखते हैं कि बाबा के पास जाते हैं भाई, है ना? जैसे अगर कोई फीमेल है और वो इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल तो उसकी सांस देखते रहते एकदम बहुत ज्यादा सुनाती रहती है उसको। लेकिन उसका क्या है कि आपको जो है गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो है चेक करके प्रॉपर रीजन पता कर सके कि मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, किस वजह से जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है बेबी। ठीक है, तो इसका एक्चुअल रीजन तभी पता चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, ना कि आप भगत के पास जाइएगा। ठीक है, तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। ठीक ना? तो ये सब रीजन हो सकता है और वो रीजन मेल पार्टनर में भी हो सकता है और फीमेल पार्टनर में भी हो सकता है। हमेशा जो है फीमेल को ही ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग। चेकअप करवा के देखा जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल किस में है। ठीक है, प्रॉब्लम दोनों में हो सकता है। हालांकि हमारी सोसाइटी में जो है फीमेल को इसके लिए ज्यादा ब्लेम किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए, है ना? सास वास को नहीं देखता रहता है, अपनी पुतोह को सुनाती रहती है कि अपना लड़का को दूसरा शादी कर देंगे। हालांकि ये सब फालतू बात है भाई। चलिए, तो ये इनफर्टिलिटी देख ली। अब इनफर्टिलिटी, अगर कोई कपल इनफर्टाइल है, किसी तरह का ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी आया है भाई। अलग टेक्नोलॉजी आया क्या? बहुत पहले से है। इसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, या इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर्ट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। द कपल्स कैन बी असिस्टेड
टू हैव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन उसको हो सकता है थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट। तो आर्ट क्या है, आर्ट वो तरीका है जिससे जो है जो इनफर्टाइल कपल है उसको जो है बेबी हो सकता है, कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज करेंगे तो उसको भी बेबी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट। आर्ट के अंदर बहुत सारा मेथड आता है, जैसे एक हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, आप लोग कई बार सुने होंगे आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर कौन कौन सा मेथड आता है और किस मेथड के अंदर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होता है, इसको हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हम लोग टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का मतलब ये हुआ कि जो गैमेट होता है, गैमेट का फ्यूजन, जैसे मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम है, तो या तो हम लोग डोनर से लेते हैं, जैसे कोई कपल है, किसी का हस्बैंड है, इसमें स्पर्म प्रोडक्शन कम है या इतना कम है उससे बेबी ही प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन में किसी डोनर से स्पर्म ले लेंगे। या कोई अगर फीमेल है जिसमें ओवम नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन बेबी प्रोड्यूस हो सकता है ना, उसके उसका जो यूट्रस है हेल्दी है, कंसीव कर सकती है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो डोनर होगा उससे ओवम ले लेंगे, जो डोनर होगा मेल उससे हम लोग स्पर्म ले लेंगे, या उसका हस्बैंड का अगर स्पर्म सही है तो ये ले लेंगे। फिर टेस्ट ट्यूब में क्या है, फ्यूज कराएंगे और जाइगोट बनाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, तो जाइगोट डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 से 4 सेल बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है। तो जब ये जाइगोट बन जाएगा तब इसको टेस्ट ट्यूब में ही नहीं रखा जाएगा, इसको जो है फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो इसलिए बोल रहा है, इन विट्रो का मतलब हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी से बाहर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो है एक वर्ड लिखा हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या मतलब होता है इन विट्रो का, ध्यान से देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड, आउटसाइड फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोल देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिए, इन विवो फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, तो जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है, ध्यान से देखिएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसमें बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि भाई बच्चे का ही डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अब जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा और आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। चलिए और जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा आपको। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, इन दिस मेथड ओवा
फ्रॉम द वाइफ, या तो अगर वाइफ का हेल्दी है ओवम तो वाइफ से ले लेंगे, अगर उसकी वाइफ के पास हेल्दी ओवम नहीं है तो डोनर फीमेल जो होगा उससे ले लेंगे। तो ओवा किससे लेंगे? ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल, एंड या तो स्पर्म उसके हस्बैंड से लेंगे, अगर हस्बैंड का स्पर्म अच्छा नहीं है तो कोई डोनर होगा, डोनर से ले लेंगे। आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, इससे क्या बनाएंगे? जाइगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, एकदम पूरा स्टेराइल कंडीशन में जो है हम लोग इस जाइगोट को बनाएंगे स्पर्म और ओवम को लेकर के। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, लुइस ब्राउन, लेविस ब्राउन, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। यही जो आदमी है ना भाई, यही जो फीमेल है यही है, ठीक है, और हालांकि अभी भी है ये, और आईवीएफ के फील्ड में ही काम कर रही है काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये है लुइस ब्राउन, जो पूरी दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, और ये जो है 1978 है ना, ईयर तो कंफर्म नहीं है लेकिन 1978 के आसपास का। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। और इंडिया का अगर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी अगर हम लोग देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में जो है कनुप्रिया अग्रवाल, जिसको दुर्गा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सेम इसी ईयर के आसपास, जिस ईयर में ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पूरे वर्ल्ड में आया था इंग्लैंड में, उसी समय जो है इंडिया में भी कोलकाता में जो है पहला टेस्ट ट्यूब बनाया गया था, और उसका नाम क्या था? दुर्गा, और या उसी को हम लोग बोलते हैं कनुप्रिया अग्रवाल, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, अगर एम्ब्रायो 8 ब्लास्टोमेर तक है, कहां तक है? मतलब जाइगोट डिवाइड हुआ 8 सेल तक हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कहां कर देते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बोल सकते हैं इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, कि अगर 8 ब्लास्टोमर तक है तो इसको डायरेक्टली हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अगर जाइगोट डिवाइड होकर के 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा हो गया, जाइगोट डिवाइड कर रहा, 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है ना, और 8 से 16 बन रहा है, 16 से 32 बन रहा है, 8 से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे डायरेक्टली यूट्रस में, और इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, दैट इज IUT, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर को हम लोग क्या बोल देंगे? IUT। फिर जो है 9 मंथ तक डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर डिलीवरी हो गया, यही हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा, एक होता है गिफ्ट, एक होता है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो वो वाला गिफ्ट नहीं जो भाई हम लोग लोगों को देते हैं, वो गिफ्ट का बात नहीं हो रहा। ठीक है, ये गिफ्ट अलग है। इट इज अ टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो क्यों बोल रहे हैं? इन विवो इसलिए बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा होगा इसमें, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इन विवो। इट इज अ टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन का एक टाइप है गिफ्ट। इसमें होता है क्या है? इफ अ फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, कोई फीमेल है, ठीक है, जिसमें ओवम प्रोडक्शन का क्षमता तो नहीं है, लेकिन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो बच्चे के डेवलपमेंट, जिसके यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसके लिए हम जो है ये मेथड अप्लाई करेंगे। इस मेथड का नाम क्या है? गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ध्यान से देखिएगा, इसमें करते क्या हम लोग? इन गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर। अब भाई फीमेल में तो बन नहीं रहा है, तो ओवम कहां से आएगा? डोनर से आएगा। तो ओवम कहां से आएगा? डोनर से, एंड ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, अदर फीमेल, जिस फीमेल के पास नहीं बन रहा था उसमें ट्रांसफर कर देंगे, और फिर जब स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन इस बार जो है
बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये दूसरा वाला समझ गया। गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब किसी फीमेल में ओवम नहीं बन रहा है लेकिन उसका यूट्रस हेल्दी है। यूट्रस जो है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो सकता है, बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, गिफ्ट का। ठीक है, आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एआई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है, ध्यान से एकदम पढ़िए और देखिए यहां पे, इन दिस मेथड, ओके, द सीमेन इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड। सीमेन या तो हस्बैंड से लेते हैं और हेल्दी डोनर से लेते हैं, और आर्टिफिशियली जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या तो वेजाइना में या डायरेक्टली कहां, यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मान के चलिए कोई ऐसा कपल है जिसके हस्बैंड में जो है स्पर्म बहुत कम बन रहा है या स्पर्म उतना स्ट्रांग नहीं है, तो डोनर से स्पर्म लेकर के, मतलब सीमेन के ही अंदर स्पर्म होगा, इसको लेकर के डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे रहा है वेजाइना में या ट्रांसफर कर दे रहा है यूट्रस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई। अगर सीमेन को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूआई। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वन शॉट वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उस वन शॉट वीडियो में जो है ये 8 वाला टॉपिक बच गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो लेक्चर ऑब्जेक्टिव वाला था, आप तो पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको अगर लग रहा है कि सर क्वेश्चन कहाँ है दिखाइए, तो ये देखिए क्वेश्चन सब है ना, क्वेश्चन लेके आए हुए हैं भाई, देखो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस चैप्टर को छोड़े ही क्यों, नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा कि सर 8 वाला टॉपिक तो पढ़े हुए नहीं किया। इसलिए सोचे कि अगर कोई चीज खत्म कर रहे हैं तो बढ़िया से खत्म करेंगे, ताकि बच्चा के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए भाई, है ना। नहीं तो फिर आप ही लोग बोलिएगा अच्छा लगता मास्टरी को नहीं आ रहा था, इसलिए ना ऐसा किया है ना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब उस वीडियो में टाइमिंग थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया था, इसलिए सोचे कि भाई इतना ज्यादा ज्यादा देर का अगर वीडियो हो जाता तो बच्चा देखना भी नहीं चाहता। और सच में किसी को भी बर्डन लगने लगेगा भाई, अगर वीडियो देख रहा है तो ज्यादा देर का, अगर 3 घंटा 4 घंटा का। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा का वीडियो जो है बच्चे के पास नहीं जाए, ठीक ना। हम लोग भी समझते हैं भाई बच्चा उपजुबा जाता है ज्यादा देर का वीडियो देखता है ना, कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, पूरा बताएंगे भाई। चलिए बस अब खत्म ही है। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखिए ये मेथड हम लोग कब अप्लाई करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसीएसआई। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीएसआई। ध्यान से देखिए ये क्या है, तो it is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। मान के चलिए ये ओवम है, तो इसमें हम लोग मान के चलिए ऐसा स्पर्म है किसी कपल का, ऐसा स्पर्म है किसी के हस्बैंड का, जो इस ओवम को पेनेट्रेट करके, ओवम के चारों साइड मेम्ब्रेन होता है, हम लोग देखते हैं कोरोना रेडियाटा होता है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस होता है, मेम्ब्रेन होता है ना, जोना पेल्यूसिडा होता है, मेम्ब्रेन होता है। अब अगर कोई स्पर्म जो है, अगर किसी कोई कपल है जिसका स्पर्म जो है इसको पेनेट्रेट करके नहीं जा रहा है, तो इंजेक्शन के थ्रू इसके अंदर भेज देंगे, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। ये भी टेक्निक हो सकता है, और ऐसा बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसके वजह से भी बहुत लोगों में बेबी नहीं होता है कि स्पर्म का जो है पेनेट्रेशन पावर जो है कम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में ये मेथड का यूज करेगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का। इससे क्या होगा, लेबोरेटरी में जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बनाने के बाद फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, बस। अभी तो भाई साइंस और इवॉल्व हो रहा है, और आगे अलग अलग मेथड जो है डेवलप होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए इसका फोटो, देखिए
ICSI देखिए इंजेक्शन के थ्रू देखिए ये स्पर्म को जो है इसके अंदर एंट्री दे रहा है ओवम के अंदर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, चलिए अब जिस चीज के लिए आए थे आप लोग वो चीज बताते हैं। हालांकि हालांकि ध्यान से सुनिए, जो थ्योरी वाला पार्ट अभी बताए हैं यहाँ से हर बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही है, साथ साथ कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है इस टॉपिक से बहुत सारा आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ वी यूज विद इन। अब हम लोग पढ़े थे पहला, अगर वीडियो देखे होंगे वन शॉट वाला, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोले थे, तो आपको बताए थे कि सर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव उसको बोलते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज होगा। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटा के भीतर 72 आवर्स के विद इन 72 आवर्स अगर दे दिया जाए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। तो ये इफेक्टिव ज्यादा कब होगा, जब 72 घंटे के अंदर देंगे तब। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, आई पिल, अनवांटेड 72, है ना, ये सब था। हालांकि कोई भी मेडिसिन का यूज जो है बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं करना है, बस यहाँ हम बात करना है बस नॉलेज के लिए। ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस का मतलब ही होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्वाइटस का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या इसको हम लोग बोलते हैं इंटीमेट होना, इंटरकोर्स। तो इंटीमेट होने के 72 आवर्स के अंदर जो है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सर्जिकल प्रोसेस कौन है भाई, करेक्ट, तो ये सर्जिकल प्रोसेस है भाई करेक्ट, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, तो वैसेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस को काट करके टाई अप कर देते हैं। और ये किस में होता है, तो ये होता है आपको मेल में, इसमें होता है मेल में। ठीक है, चलिए तो दूसरा का आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओवम। अभी हम लोग देखे थे कि स्पर्म को ओवम में डायरेक्टली इंजेक्शन से अगर पहुंचा देंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अभी देखे हैं ना कि अगर कोई ओवम है और डायरेक्टली उसमें स्पर्म भेजना है इंजेक्शन के थ्रू, इस मेथड को हम लोग क्या बोले थे, इस मेथड को हम लोग बोले थे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, क्या बोले थे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत वाला बात है, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ट। एन यहाँ छोड़ दिया है, लिखने वाला है लोला है थोड़ा, एन आर्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आर्ट है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक मेथड है। तो आर्ट कौन सा है, तो गिफ्ट भी आर्ट में आता है, गिफ्ट में आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा बोथ बी एंड सी। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो 4 वाला क्वेश्चन है भाई साहब इसका आंसर आ जाएगा डी। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इतना कम समय में भूल थोड़े में गया होगा, याद है ना होगा, बताइए। अब ये तो पढ़े हैं कुछ देर पहले। पिछला वाला देखो, पिछला वाला अगर आप लोग रिवाइज किए होंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर किसी बच्चे का छूटा होगा, रिवीजन नहीं होगा तो उसको तो दिक्कत होगा भाई, है ना। तो रिवीजन करना जो है ना बहुत ही जरूरी है। आप लोग देखते हैं कि बच्चा सब, अच्छा कितना बच्चा ये भी होगा पिछला वाला जो वन शॉट वीडियो देखा हो, कितना तो देखा नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने देखा भी होगा तो इससे जैसे लग रहा है ना फिल्म देख रहा है, फिल्म वैसे देख लिया। कई बार आपको बता चुके हैं कि जब आप लेक्चर देखने जाते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ में छापिए भी, तभी आपका दिमाग चलेगा भी। वैसे देखने से क्या होगा, कई बच्चा देखते देखते सोइए जाता है।
तो इसे देखने से काम ना चलेगा। ऐसा करिए ताकि आपको फायदा हो, और एग्जाम का क्या है, बहुत कम समय है, ठीक है। तो अभी से रिवीजन करते चलिए ताकि बाद में जो है आपको ज्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। तो इस बात सबको ध्यान दीजिए, ठीक है, और पढ़िए बढ़िया से मन लगा। चलिए, तो चौथा का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अच्छा, कह रहा है इन आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द, तो स्पर्म को किसमें इंजेक्ट करते हैं, वेजाइना में? नहीं। यूट्रस में? नहीं। फैलोपियन ट्यूब में? नहीं। अभी पढ़ा तो है हमने कि सर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में। कहाँ इंजेक्ट करते हैं? ओवम में। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन बहुत लेके आए हैं, पूरा देख के जाना, है ना। नेक्स्ट नहीं होगा तो भाई नींद आएगा तो 2x पे भगा देना, लेकिन देख रहे हैं। 6 क्वेश्चन है, विच आर्ट इज सुटेबल फॉर अ वुमेन विथ ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है एगो महिला है जिसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अच्छा, तो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें गैमेट जो है आ ही नहीं पाएगा। ओवरी में गैमेट बनेगा लेकिन गैमेट तो आ नहीं पाएगा। भाई मान के चलिए इसके पास ओवरी है, ओवरी से कनेक्टेड फैलोपियन ट्यूब ही होता है, फिर ये यूट्रस वाला पार्ट होता है। फोटो अच्छा से नहीं बना है, यूट्रस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब से ही तो जाता है ओवम। तो कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूबे ब्लॉक है, मतलब ओवम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मतलब ओवम उसमें बन रहा है लेकिन उसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से ओवम का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब से आगे नहीं बढ़ रहा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कैसे होगा? स्पर्म आएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? बाहर से ओवम देना पड़ेगा। और जब बाहर से हम लोग गैमेट को भेजते हैं तो बताइए आप ही इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपको तो पता है ना भाई, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? तो इस प्रोसेस को हम सर बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अभी तो बताया है, नहीं पढ़ता है का? अभी तो बताया है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। नेक्स्ट, सातवां देखिए, विच आर्ट टेक्नोलॉजीज इज स्पेशली यूज। अच्छा, व्हेन द मेल पार्टनर हैज लो स्पर्म काउंट। मेल में जो है स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि भाई मेल में स्पर्म कम बन रहा है तो जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दो, बस हो गया, कहानी खत्म। तो सातवां का आंसर क्या आएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग could not be an early symptom of STI। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का अर्ली सिम्टम नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, पिछले वीडियो में इसको कवर किए हैं, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो कह रहा है अर्ली सिम्टम नहीं है। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज या वेनरियल डिजीज का अर्ली सिम्टम ये होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, ईचिंग होता है जेनाइटल रीजन में, स्वेलिंग हो जाता है, पीआईडी भी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी होता है, जब बहुत दिनों तक जब ये होता है तब। तो ये पीआईडी जो है अर्ली सिम्टम नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशंस है इसको हो जाने के बाद। अर्ली सिम्टम्स होगा ईचिंग, है ना, स्वेलिंग, किसी तरह का डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये सब क्या है? अर्ली सिम्टम है, प्रारंभिक लक्षण होता है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पीआईडी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ी भाई 9, अभी कंफ्यूज होता भाई। 9, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। तो आप लोगों को पता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1951 में इनिशिएट किया गया था
जिसमें लोगों को ये जागरूक किया जा रहा था कि एक मतलब आप लोग एडवर्टाइजमेंट सुने होंगे, हम दो हमारे दो, मतलब हस्बैंड वाइफ और उसका 2 बच्चा, ठीक है। तो सरकार की तरफ से ऐसा एडवर्टाइजमेंट चलाया गया था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड है फैमिली प्लानिंग। फिर एक आया था ये 2 ही बच्चे अच्छे, ऐसा सुने होंगे आप लोग। फिर एक आया स्लोगन गवर्नमेंट के द्वारा, बच्चे एक खुशियां आने, तो ऐसा आप लोग सुने होंगे। ये फैमिली प्लानिंग का हिस्सा है, जिसको हम लोग बाद में चल के उसको क्या बनाया गया, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है कब इनिशिएट हुआ था, 1951 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली, सही है भाई। इजिली अवेलेबल होगा, ये भी सही है। साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, ये भी सही है। ये कह रहा है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना भाई, इरिवर्सिबल होता है। अच्छा, अगर इरिवर्सिबल हो गया तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहां से हुआ, रिवर्सिबल होता तो वो कैरेक्टर होता। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का ये कैरेक्टर नहीं है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10वां का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है, द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब कौन सा बढ़िया रास्ता है किसी देश के जनसंख्या को कम करने के लिए। पहला मतलब पहला बोला टू एजुकेट पीपुल, लोगों को पढ़ाइए। अच्छा, टू हैव बेटर हाउस, बढ़िया घर दे दीजिए। टू इंक्रीज द डेथ रेट, लोगों को मारिए और डेथ रेट को बढ़ा दीजिए। टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना। भाई पढ़ के क्या होगा, बहुत लोग पढ़ा लिखा है लेकिन फैमिली प्लानिंग को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसा थोड़ी है भाई। तो एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन से नहीं होगा, ये टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बाय गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, है ना, एनजीओ के द्वारा, है ना, ये सब के द्वारा जो है लोगों को जागरूक करना। स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना ताकि लोगों को पता चले, ठीक है। और लोगों जो है मिथ में पड़ा हुआ है ना, झूठ में पड़ा हुआ, फड़े में, अफवाह में पड़ा हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में नहीं पता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉज फॉर एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में जो है एकदम से ज्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ गया था, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था डिक्रीज इन डेथ रेट, हाँ डेथ रेट में कमी, ठीक है भाई ये भी सही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, बहुत सारे लोग जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, ये भी बात सही है। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज, सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 के बाद 13। अच्छा, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज द हायर फेल्योर रेट, कह रहा है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है जिसका फेल्योर रेट जो है ज्यादा है। तो भाई सबसे ज्यादा फेल्योर रेट जो है नेचुरल मेथड का होता है, किसका होता है, नेचुरल मेथड का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 का डी, क्योंकि सबसे ज्यादा फेल्योर रेट तो इसी का ना होगा, नेचुरल मेथड का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ, तो निरोध हम लोग को पता है कि कॉन्डम का ब्रांड है और ये कॉन्डम है मेल के लिए, किसके लिए है, मेल के लिए। एक बात और हम लोग पढ़े थे वन शॉट वीडियो वाला में ही बताए थे, फीमेल कॉन्डम को हम लोग बोलते हैं फेमीडॉम्स, है ना, फीमेल के लिए भी कॉन्डम होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन है,
सेलेक्ट द ऑड वन, इसमें से एकदम विषम कौन सा है, तो देखते हैं। हाँ भाई, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम ये सब आईयूडी है, और कॉन्डम जो है बैरियर मेथड है। तो इस चारों में सबसे अलग कौन है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी सेल्फ इंसर्टेड है एंड यूजर फ्रेंडली, सेल्फ इंसर्टेड है और यूजर फ्रेंडली है। यह है आपका वॉल्ट, है ना, वॉल्ट कैप आता है, तो ये जो है सेल्फ इंसर्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव हैज ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट। तो भाई नो साइड इफेक्ट किसका होगा, नेचुरल मेथड का, नेचुरल मेथड का नो साइड इफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल मेथड नहीं देकर के दिया है टूबेक्टोमी, तो टूबेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल मेथड है, इसका भी साइड इफेक्ट क्या है, कम ही है, तो टूबेक्टोमी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टूबेक्टोमी। तो टूबेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर देते हैं, ये हो गया टूबेक्टोमी, फीमेल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो नॉन मेडिकेटेड हम लोग पढ़े हैं ना कि आईयूडी 3 तरह का होता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। और नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल हम लोग पढ़े थे लिपेज लूप, है ना, फोटो भी दिखा दिए थे आपको उसी समय। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल क्या है, लिपेज लूप। तो हमारा आंसर क्या आ गया 18 का डी, 18 का आंसर क्या आ गया भाई साहब, डी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, मल्टीलोड 375 इज आईयूडी विच कॉन्टेन। तो मल्टीलोड 375 जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में आता है, तो क्या कंटेन किया रहेगा, कॉपर। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा सर, 19 का आंसर आ गया हमारा डी, 19 का आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज यूज्ड बाय फीमेल। कौन सा बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज जो है फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है, डायफ्राम, वॉल्ट, कॉपर टी, सब तो फीमेल के द्वारा यूज होता है भाई। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डायफ्राम, वॉल्ट या कॉपर टी का बात करें ये फीमेल के द्वारा यूज होता है, मेल में तो ये यूज होता नहीं है। तो 20 का आंसर क्या हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कह रहा है इसमें से कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो है कौन नहीं है। तो अगर हम लोग बात करेंगे मल्टीलोड 375, कॉपर टी एंड कॉपर 7, ये तीनों जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ये तीनों कैसा है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। जबकि अगर हम लोग LNG-20 का बात करेंगे तो LNG-20 कैसा है, तो LNG-20 है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इसलिए ये जो 21 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। अभी के समय में जो है कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन का मेथड जो है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इंडिया में, वो मेथड कौन सा है बताइए आप लोग। तो वो मेथड है आपका आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, आईयूडी। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, या सिर्फ एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो हमारा जो आंसर है ये 23 का, ये आंसर क्या है, ए वाला हो जाएगा।
कोई दिक्कत वाला बात है? तो 23 का आंसर क्या आ गया? ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग। बाय नॉट तो नहीं होगा यहाँ पे, ये तो क्लियर है। रुक जाओ भाई रुक जाओ, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है ना, गलत टाइप हो गया है, थोड़ा सा रुक जाओ। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय अलाउइंग, अच्छा बाय नॉट अलाउइंग है ना, ये सही था। अरे सही है सेंटेंस, सही है सेंटेंस। किसको अलाउ नहीं करता? तो ओव्यूलेशन को अलाउ नहीं करता, फर्टिलाइजेशन को भी अलाउ नहीं करता, इम्प्लांटेशन को भी अलाउ नहीं करता है। तो 24 का आंसर हमारा डी, क्वेश्चन सही था, है ना। बाय नॉट अलाउइंग मतलब कौन सा नहीं होता है, बाय अलाउइंग में तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट कह रहा है सहेली, सहेली सहेली भाई दवा का नाम है, ये आपकी दोस्त की बात नहीं हो रहा, सहेली मतलब दवा, हाँ तो ये बेस्टी वाला बात नहीं है। सहेली इज चूजन बाय मैनी फीमेल एज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज इट हैज फ्यू साइड इफेक्ट, हाँ सही है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये भी सही है। वन टाइम यूज एप्लीकेशन, नहीं भाई, 1 वीक में एक बार यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा सी, ए और बी सही है। तो हमारा आंसर जो है 25 का क्या आ जाएगा? ए एंड डी। 25 का आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड डी। ध्यान से देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 26, इंड्यूज एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, भाई इंड्यूज एबॉर्शन को तो आप लोग को तो पता ही है, इंड्यूज एबॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन, अच्छा, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स फैलने का सबसे कॉमन है सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है एड्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, प्लेसेंटल ट्रांसफर से भी फैलता है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हालांकि हमारे बिहार में रिसेंट के कुछ ईयर में एड्स का जो है बहुत ज्यादा पेशेंट मिला है, एड्स जो है बहुत तेजी से फैला है, खास करके गोपालगंज जिला हो गया, पटना, है ना, सीतामढ़ी, इस समय जो है एड्स बहुत ज्यादा फैला है। तो ये जो है ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और इस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, प्लेसेंटल ट्रांसफर से, इस सब से जो है एड्स फैलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सावधानी रखने वाली बात है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो हेपेटाइटिस बी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को फैल सकता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स से हेपेटाइटिस बी भी फैलता है। तो 28 का जो आंसर है हमारा ये डी हो जाएगा, 28 का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, एड्स भी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। जेनाइटल हर्पिस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होता है, एंड हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। तो ये तीनों जो है कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन में लीड टू, पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सही है। स्टील बर्थ, ये भी हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो हम, अच्छा ऑल का स्पेलिंग देखना, कुंची लिखा है ऑल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। तो चलिए, ये 30 ऑब्जेक्टिव और साथ साथ ही जो है इसका जो थ्योरी है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़िया से आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, और जितना बता दिए हैं
है ना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से भाई, इधर इधर वीडियो बंद नहीं करना है अभी, ध्यान से सुनिए। पता चला कि क्लास खत्म हुआ तुरंत वीडियो बंद कर, पहले सुन लो भाई क्या बोलना है। फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखे होंगे वन शॉट वाला, और जो टॉपिक बचा हुआ था उसको इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आपका काम ये है कि बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव का अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको देखते रहिए, ठीक है। और जितना पढ़ा दिए है ना, एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर बाहर होगा फिर बताइएगा, पढ़ाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए वो इनफ है इस चैप्टर से। और मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, बायोलॉजी में, ठीक है। तो इससे आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बढ़िया से खाइए पिए, मस्त रहिए और साथ में पढ़िए भी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर मज़ा आ गया, और नहीं मज़ा आया तो एकदम जेन्युइन कि सर अच्छा नहीं लगा, ऐसा कमेंट करिए, ठीक है। नहीं अच्छा लगा, अगर किसी को अच्छा नहीं लगा हो भाई, आप ऐसे झूठ का नहीं बोल देना कि भाई हमको अच्छा नहीं लगा। अगर ईमानदारी से बोलना है, सच में आपको अच्छा नहीं लगा तो, और अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी देखेगा, वो भी सीखेगा, है ना। चलिए, चलिए आप लोग मारिए चिल, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।